हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी तैयारी यूपीएचएससी और एडवर्टाइजमेंट 51 की और साथ में यूजीसी नेट की तैयारी होती है। तो यूजीसी नेट में पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी होती है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीएस के साथ साथ एजुकेशन विषय को भी कवर कराया जाता है। तो अभी हम लोग जीएस को पढ़ रहे हैं, जीएस की कंप्लीट तैयारी यहाँ पे हो रही है और आज की इस वीडियो में एक मिनी मैराथन के तौर पे यहाँ पर हम पीपल एंड एनवायरनमेंट आपकी जो यूनिट 4 है इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सारे इस वीडियो में हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी कुछ रह जाते हैं तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कवर करवा दूंगी, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो में सारी चीजें करने में बहुत लेंदी हो जाती है, बहुत बोरिंग टाइप की हो जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हें सारे कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा तो आपके लिए हेल्पफुल होगी वीडियो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और देखिए पूरा दिखेगा। यहाँ पर देखिए हम लोग एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको जितनी चीजें पढ़नी है वो भी आपको पता लग जाएंगी क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो देखिए पर्यावरण क्या है। पर्यावरण की एक शाब्दिक अर्थ में अगर हम इसको देखें तो परि और आवरण शब्दों को जोड़ने से पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति होती है। मतलब पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हुआ जो पर्यावरण, जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है, ठीक है। तो ये हो जाता है पर्यावरण की शाब्दिक उत्पत्ति। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इन्होंने कैसी परिभाषा दी है। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। भौतिक मतलब जो पर्यावरण उसके है इर्द गिर्द जो जिस पर्यावरण में रहता है, ठीक है। जैविक दशाएं मतलब उसका खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार ऐसे डिफाइन किया गया। अब इसी पर्यावरण में 4 घटक होते हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए जैव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल। तो ये आपके 4 घटक बताए गए हैं जिसमें से जो सवाल बनता है ये वायुमंडल है ना। यहाँ से सवाल आपके पूछे जाते हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में सवाल आते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन सी वो लेयर्स हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ी भी होंगी है ना इस तरह से, शोभ मंडल, समताप मंडल है ना। तो आप लोग सबके नाम लिख के बताइएगा, ठीक है। ये आप करिए तो आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। वैसे मैंने ये यूजीसी नेट वाली प्लेलिस्ट में सारी चीजें करवा रखी हैं पर्यावरण से संबंधित जो भी चीजें हैं ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक सवाल आपका बनता है, ये आपको पता है 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये तो पता ही है ना। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, अब देखिए इसमें पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीजें इस पर्यावरण इस पारिस्थितिक तंत्र में आती हैं। तो यहाँ पर जो मतलब पारिस्थितिक तंत्र में वो चीजें आएंगी जो एक दूसरे पर डिपेंड है, इनकी डिपेंडेंसी रहती है, ठीक है। जैसे कि उत्पादक जो प्रोड्यूसर है, जैसे कि पौधे और एल्गी शैवाल जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो ये इन पे क्या होंगे, और जीव जंतु इन पर डिपेंड होंगे, है ना। अब कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? उपभोक्ता, वे जीव जो अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह से उत्पादक जो प्रोड्यूस कर रहा है और उपभोक्ता जो उसको कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें भी कौन कौन से होते हैं, 3 तरह के हैं कंज्यूमर्स। प्राथमिक उपभोक्ता, इनको हर्बीवोरस कहते हैं। इसमें शाकाहारी जीव आएंगे जैसे गाय वगैरह जो पेड़ पौधों को शाकाहारी चीजों को खाते हैं, ठीक है। और फिर है हर्बीवोरस हो गए ये माध्यमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी जिसको कहते हैं। कार्निवोरस हैं जिसमें मांसाहारी जीव हैं जो कि बाघ वगैरह हैं, शेर है ना, जो कि ये जो पौधों पे जीवित है इन पे डिपेंड रहते हैं। मतलब एक चेन होती है इस तरह से। फिर है ओमनीवोरस उच्च स्तरीय, इसमें कि सर्वाहारी जो कि मतलब प्राइमरी पे भी डिपेंड है और यहाँ पर जो कार्निवोरस है, हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि मनुष्य शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें सर्वाहारी जीव आते हैं। डिकम्पोजर्स, अब घटक जो मृत जीवों को विघटित करते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है ना, कवक। तो इस तरह से ये फंजाई वगैरह ये सब आपके बैक्टीरिया ये होते हैं। अगर ये ना हो तो क्या होगा, एनवायरनमेंट हमारा बहुत प्रदूषित हो जाएगा, ठीक है। तो डिकम्पोज होना भी बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गए कंपोनेंट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, इसमें कौन कौन से आते हैं। तो 2 आपको पढ़ने हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जाने रहिए ताकि वहां पर चीजें अगर आ जाती हैं आपके सामने ऐसे कॉन्सेप्ट तो आप चीजों को रिलेट कर पाए, है ना। तो जैसे रिन्यूएबल, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय में ये संसाधन पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं, मतलब इनको हम रिफॉर्म कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। जैसे कि मतलब इनको फिर से
इनको बनाया जा सकता है, कभी भी खत्म होंगे तो इनको बनाया जा सकता है, जैसे कि सोलर एनर्जी और आपकी जल, पवन और थर्मल एनर्जी है ना, जैव ईंधन, ये सारी चीजें रिन्यूएबल रिसोर्सेज से होती हैं। ये संसाधन पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं, एक बार अगर नष्ट हो गए तो फिर से इनको बनाया जा सकता है। अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो कि सीमित मात्रा में होते हैं और पुनः उत्पन्न होने में हजारों साल लग जाते हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, खनिज, ये आपके नॉन रिन्यूएबल आते हैं। ठीक है, अब इस तरह से कोई सवाल आएगा तो आप इसको पढ़ सकते हो, कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए आपके जो सिलेबस में दिया है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो तो एज ए इंट्रोडक्शन हो गया जो चीजें मैंने अभी तक बताई। उसके बाद आपका दिया है पर्यावरणीय क्षरण, कारण एवं निवारण। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि जो हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हैं जो उनको लॉस करती हैं और हमें नुकसान पहुंचाती हैं, उनको कैसे इफेक्ट किया जा सकता है, कैसे वो मतलब बचाया जा सकता है और क्या इनका प्रभाव होता है। तो जैसे इसमें आपको पढ़ना है ग्रीन हाउस गैस और इसके इफेक्ट के बारे में। तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इससे सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। देखिए यहाँ पर जोसेफ फोरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसों की संकल्पना की थी। तो इनका नाम पता होना चाहिए, ठीक है, नाम ना भी पूछे तो भी। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, एक नेचुरल क्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कुछ गैसें होती हैं जैसे कि बता रहे हैं, और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है उन गैसों की वजह से, उन्हीं को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। जिसमें आपको सबसे अच्छा आप जानते हो कि आपका ग्लोबल वार्मिंग है ना, ग्लोबल वार्मिंग इसी का ही एक कारण होता है। तो इस तरह से पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, जल वाष्प, इसको हम H2O लिख सकते हैं, ठीक है, वाटर, जल वाष्प जिसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस पता होनी चाहिए, इनका परसेंटेज क्या होता है, कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए। तो इस तरह से पृथ्वी के वायुमंडल में, अब देखिए मैंने आपको कहा ना कि वायुमंडल वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हमने यहाँ पर आपको बताया ना, जल मंडल, स्थल मंडल है ना, तो वायुमंडल से सवाल आपके बनते हैं। तो इस तरह से वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस, इनके नाम ये सारे पता होने चाहिए। उसके बाद जो सर्वाधिक योगदान देने वाली प्रमुख गैसें हैं कौन कौन सी हैं, जिसमें जलवाष्प है, इनका देखिए परसेंटेज क्या है, 36 से 72%, मतलब करीब 70% तक यहाँ पर इसकी मात्रा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26%, मतलब अप्रॉक्सीमेट 30%। ये थोड़ा परसेंटेज अलग अलग बुक्स में इधर उधर हो सकता है, ठीक है, तो इसको ज्यादा माइंड नहीं करना है, आपको थोड़ा अप्रॉक्सीमेट मतलब पता होना चाहिए कि अगर, क्योंकि इतना तो याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी अंदाजा होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो H2O का है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का है, फिर मीथेन है 10% के करीब, और ओजोन है, ठीक है, ये भी 7% तक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका जो है ग्रीन हाउस गैसेज में सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो गैसेज हैं, ठीक। उसके बाद देखिए मीथेन के बारे में सवाल बहुत बनते हैं। मीथेन, इसको क्या लिखा जाता है, CH4, इसको ऐसे लिखते हैं CH4, है ना, और इसका अन्य नाम क्या है, मार्स गैस के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके सोर्सेस क्या हैं, तो देखिए कुछ, एक तो होते हैं मानव जनित सोर्स और एक होते हैं प्राकृतिक स्रोत। तो ये जो सोर्स है ये मानव जनित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें बायोगैस है, जीवाणु अपघटन है, जुगाली करने वाले पशु, जो गाय वगैरह जुगाली करती रहती है, तो इससे भी मार्स गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। धान की खेत, कोयले की खदानें, ये सारे क्या है, मानव जनित सोर्स हैं। प्राकृतिक स्रोत में आपके वेटलैंड्स आते हैं, समुद्र हैं, हाइड्रेट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके प्राकृतिक स्रोत में आते हैं। और ये जो मीथेन है CH4, ये आपके वायु प्रदूषक के रूप में जानी जाती है। तो धान के खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशु, वातावरण में मीथेन उत्सर्जन की ये मानवीय सोर्स है, ठीक है। जबकि जो वेटलैंड्स है, समुद्र है, हाइड्रेट्स, ये मीथेन उत्सर्जन के क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं। तो प्राकृतिक स्रोत से मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक, मतलब 76% भाग आर्द्र भूमि, वेटलैंड से ही उत्सर्जित होता है। तो सबसे ज्यादा वेटलैंड से यहाँ पर 76% करीब यहाँ पे मीथेन गैस मिलती है। अब इसी में आपका जो आपके ये है ना, मतलब पर्यावरण संरक्षण के कारण और निवारण, तो इसमें आपका ओजोन परत के बारे में भी सवाल बनते हैं। ओजोन परत किसमें पाई जाती है, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक। और जो समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत
अल्ट्रावायलेट रेस पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। यूवी रेस, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस जो कि सूर्य से पृथ्वी तक आती हैं, अगर ये ओजोन लेयर ना हो तो ये हमारे लिए हार्मफुल होंगी। तो इस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के चलते इसमें लगातार क्या हुआ है, इसका क्षरण हुआ है, नुकसान हुआ है, ठीक है। तो ओजोन परत संरक्षण की बात कौन से प्रोटोकॉल में की गई? कुछ एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल बनाए गए थे, जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था। ये ओजोन परत संरक्षण के लिए था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ओजोन परत को ये भी काफी पूछा जाता है, डॉप्सन, ठीक है, इसमें इस इकाई में नापा जाता है डॉप्सन, ठीक है, ये याद रखना है। तो एक डॉप्सन यूनिट आपकी कितने के बराबर होती है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, ये ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए ओजोन परत के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इनको जान लीजिए। समताप मंडल में 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। मुख्य काम क्या है? अल्ट्रावायलेट रेस से बचाव करना। अगर ये पृथ्वी तक आ जाती हैं तो इससे क्या होगा, हमारे लिए खतरा होगा, त्वचा कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर, जीन है ना, जीन म्यूटेशन और आंखों की डिसीज, ये सारी चीजें अल्ट्रावायलेट रेस से हो सकती हैं। तो ओजोन लेयर क्या है? छतरी की तरह, एक लेयर की तरह काम करता है जो पृथ्वीवासी हैं उनके लिए। ओजोन क्षरण का कारण क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। और ओजोन छिद्र भी पाया जाता है, किसके ऊपर है? अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। खोजा किसने था? 1985 में ब्रिटिश टीम ने खोजा था, ठीक है। मैं आपको कुछ बूस्टर पॉइंट्स बता रही हूँ जिससे कि वो चीजें थोड़ा सा आपको याद रहे। एक बार भी आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी। अब देखिए, समझौता हुआ था ओजोन संरक्षण के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में आया था। ओजोन संरक्षण के उपाय यहाँ पे बताए गए थे। ओजोन दिवस की बात करें तो कब होता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। मापन की इकाई अक्सर पूछा जाता है डॉप्सन, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ओजोन परत से संबंधित। फिर देखिए, अब इसी में कुछ पॉल्यूशन, प्रदूषण के बारे में भी सवाल बनते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ये जो आपकी एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन से ये ज्यादा सवाल बनते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। आज इतना डिटेल में नहीं, लेकिन इसके सवाल में जितने भी हैं वो आपको करवा दूंगी, ठीक है। क्योंकि इसमें भी कुछ आपको टर्म्स मिलेंगे जो मतलब कुछ ऐसे साइंटिफिक टर्म्स मिलेंगे। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है ना, एयर पोल्यूशन में पॉल्यूटेंट्स क्या है, तो ये सारी चीजें हम एक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी इसके नेक्स्ट बाद मैं इसको आपको अगली वीडियो इसी में दूंगी, ठीक है। अब देखिए, पर्यावरण की प्रदूषण होता क्या है? तो पर्यावरण के किसी भी कंपोनेंट में होने वाला जो अनडिजायरेबल चेंज होता है, अवांछनीय परिवर्तन, जिससे जीव जगत पे क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वो प्रदूषण कहलाता है। अब ये प्रदूषण किस किस तरह के हो सकते हैं? तो देखिए, वायु प्रदूषण के रूप में, है ना, जल प्रदूषण, नॉइज मतलब ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिव, तो ये सारे इसके टाइप्स हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं। सबसे ज्यादा सवाल आपके वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से बनते हैं, जल जनित बीमारियों के बारे में, ठीक है। काफी पूछा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम किस कारण होता है। तो ऐसे बहुत से सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि मैं आपको करवा दूंगी। आज की वीडियो में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि काफी बड़ी हो जाती है, मुझे भी बहुत बोरिंग लगने लगता है और आपको सुनने में भी बोरिंग लगने लगेगा। तो इसलिए उतनी ही चीजें करेंगे जितना हमारा माइंड एक्सेप्ट कर पाए, है ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, ये तो हो गई एक चीज जो कि मैं आपको करवाऊंगी। फिर आपके जो तीसरा पॉइंट आपके सिलेबस में दिया है वो पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। अब इसमें क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको मैक्सिमम चीजें मैंने इसमें कवर करवा दी हैं। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी वीडियो देखेंगे ना, आपको कोई भी ऐसे नहीं लगेगा कि फालतू की बातें इसमें की गई हैं। कम समय में ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश की जाती है ना। तो आप लोग उसको वीडियो को लाइक एंड शेयर तो कर ही दिया करिए। अब देखिए, राष्ट्रीय प्रयास में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 19 नवंबर 1986। इसको याद रखिएगा। कई बार इस तरह के सवाल मैचिंग में आते हैं। आपको 4 ऑप्शन ऐसे इधर टेबल और इधर ऐसे दे देगा, है ना, टेबल 1 और टेबल 2 करके, और इनको फिर मैच करना होता है। तो इस तरह के सवाल ऐसे ही बनते हैं, ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है। अब देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। जल, वायु, भूमि, इन तीनों से संबंधित कारक तथा मानव, पौधे, सूक्ष्म जीव और अन्य जीवित पदार्थ पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में बताए गए? तो पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना और उसे क्रियान्वित करना, ठीक। पर्यावरण की क्वालिटी के मानक, कुछ नॉर्म्स ऐसे निर्धारित करना।
पर्यावरण की संरक्षा से संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत राज्य सरकार अधिकारियों संबंधित काम में समन्वय, है ना, कोऑर्डिनेशन बैठाना, ऐसे क्षेत्रों मैंने छात्र बोल दिया, ऐसे क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतलब लिमिटेशन करना, जहां किसी भी उद्योग की स्थापना अथवा औद्योगिक गतिविधियां संचालित न की जाए, ठीक है। और अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसको कठोर दंड का प्रावधान भी है। तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ये पॉइंट्स आप रखे गए। फिर ये राष्ट्रीय प्रयास में ही कुछ प्रमुख आंदोलन हैं, ये इतने सारे, ये आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, चिपको आंदोलन, इसमें क्या किया गया था, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए लोग यहाँ पे पेड़ों को पकड़ के ऐसे खड़े हो गए थे, है ना। तो ये कहाँ हुआ था, 1973 में चमोली उत्तराखंड में हुआ था। और इनसे संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, तो गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, इनका नाम बहुत पूछा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। तो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए इसीलिए चिपको आंदोलन कहा गया इसको। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये हो गया नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये उसके बाद आया, इसीलिए मैंने टेबल में दे दिया है। ये सारी चीज़ें बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, स्लाइड मैं ही तैयार करती हूँ, ठीक है। तो इस तरह, तो आप थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये 1985 में आया। नर्मदा नदी क्षेत्र ये इसका स्थान था, और इससे संबंधित जो व्यक्ति थे मेधा पाटेकर और बाबा आमटे, है ना। तो इनका नाम याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य था नर्मदा नदी पर बन रही बहुउद्देशीय परियोजना को रोकना, ठीक है। तो ये हो गया नर्मदा बचाओ आंदोलन। उसके बाद था एपिको आंदोलन, ये 1983 में आया, कर्नाटक में हुआ था। और यहाँ पर पश्चिमी घाट की सुरक्षा, वन एवं वृक्षों की पुनः रोपाई पर ये इसका उद्देश्य था। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, ये आपके PYQs में आया था, है ना, याद होगा, मैंने सारे PYQs करवाए हैं हर यूनिट के। तो PYQs में आया था साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, केरल में हुआ था 1973 में। कुंती पुझा नदी पर बनने वाले बांध को रोकना, ठीक। तो कुछ चीज़ें भी आप याद रखोगे तो ये आपका याद हो जाएगा। ये हो गए राष्ट्रीय प्रयास। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में, अब इसमें देखिए UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म हो गई। स्थापना कब हुई थी, जून 1972 में। संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी, और इसका जो हेड ऑफिस मुख्यालय है नैरोबी केन्या में है। इसके अंतर्गत सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी ये सब आते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर यही पूछेगा, या तो फुल फॉर्म पूछेगा या किस काम, इनका काम क्या था, इसलिए। नेक्स्ट है यूनेस्को, इसका तो फुल फॉर्म ही कई बार आ जाता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये मतलब संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में, 1945 में बना था। और 1970 में मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम यूनेस्को द्वारा चलाया गया कार्यक्रम था। और इसका काम क्या था, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति का निर्माण करना, है ना। तो ये यूनेस्को के बारे में हुआ। उसके बाद देखिए EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, EPA, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय एजेंसी है, जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को की गई। ये मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन, रेगुलेशन से संबंधित है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। और फिर है NEA, यहाँ पर ये देखिए NEA, ये क्या है, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण। इसका पूरा नाम NEAA है, मतलब नेशनल एनवायरनमेंट अपीलीय अथॉरिटी, है ना। तो बस यहाँ पर अपील ऐसे लग जाएगा, नेशनल एनवायरनमेंट अपील अथॉरिटी। इसका गठन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया। इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों के देखने के लिए किया गया जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है। तो ये राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, ठीक है, अथॉरिटी से संबंधित है। उसके बाद है नीरी, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में है, और इसकी जो स्थापना 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में वाटर सप्लाई, और यहाँ पर देखिए सीवरेज प्लांट, इससे संबंधित बीमारियों और औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में शोधन और विकास के लिए, मतलब जो भी रिसर्च से संबंधित काम था वो उसके लिए यहाँ पर नीरी की स्थापना की गई, ठीक है। तो ये हो गए कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, और जो कुछ अभी रह गया है उसको भी मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके ही जाइएगा।